अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, आज का हमारा न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, आप लोगों को पता है चैप्टर 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जो है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अच्छा, अब बायो एनर्जेटिक्स में सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि एनर्जी है क्या इटसेल्फ। ठीक है, एनर्जी होती क्या है। आपको पता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, वर्क करने के लिए, किसी भी चीज़ को वर्किंग में लाने के लिए डेफिनेटली उससे ताकत की या उससे क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। एनर्जी हम कहते हैं किसी भी चीज़ की क़ुव्वत को जो हम काम कर सकें। एवरी मशीन रिक्वायर्स एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। हर मशीन को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। जैसे अगर हम बैटरीज़ ले लें, सेल्स की बैटरीज़ ले लें, तो जब उनके अंदर एनर्जी होती है कोई, तो वो बैटरी जब हम उस मशीन के अंदर डालते हैं या उस सेल को प्लेस करते हैं तो वो मशीन सही तरीके से काम करती है। ठीक है, इस तरह हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है। जब हम वो फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, खाते हैं एज अ फूड कंपोनेंट, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो एनर्जी हमारे एक एक सेल तक पहुंचती है और हमारे सेल इस तरह से अपना फंक्शन, अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो पिक्चर बनी हुई है उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, अच्छा हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ये मैं आपको क्लास में भी बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी दोबारा कर देती हूँ कि हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी है सन। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती तौर पर हमारे पास जो लाइट एनर्जी है और जो हीट एनर्जी है, जिससे हमें लाइट भी मिलती है और जिससे हमें हीट भी मिलती है, वो है हमारे पास सन। ठीक है, सन जो है वो प्लांट के लिए सोर्स भी है। कौन सी सोर्स है? फॉर प्रोडक्शन। अगर सनलाइट ना हो तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जब तक सनलाइट उन्हें नहीं मिलती कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता। जब ये प्लांट ग्रो करते हैं तो हम उसी के जो फ्रूट्स हैं या उससे आने वाले वेजिटेबल्स हैं वो हम एज अ फूड जो है लेते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से एनिमल्स हैं जो इनको ग्रासेस वगैरह को लेते हैं, जैसे काव ले लें, लायन ले लें। ठीक है, अब काव क्या है? हर्बीवोर हैं। हर्बीवोर का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ घास और प्लांट्स खाते हों। लायन कौन है? कार्निवोर है। कार्नी वो एनिमल्स हैं जो एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्लांट से हमें जो फूड पार्टिकल्स या जो भी फ्रूट मिलता है वो उसे हम एज अ फूड लेते हैं। वो फूड जब हमारी बॉडी में जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं या हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है और कभी जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये एनर्जी जिस वक्त यूज़ होनी होती है उस वक्त वो सेल यूज़ कर देते हैं, रेदर जो बच जाती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। एक दो दफ़ा मैंने पहले भी आपको क्लास में ही एक्सप्लेन किया था कि आप जो भी फूड लेते हो एक ही वक्त में वो सारी फूड से एनर्जी जो हमें मिलती है वो यूज़ नहीं हो जाती, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर जब जब हमारी बॉडी को उस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी, हमारे सेल्स जो हैं वो स्टोर्ड एनर्जी को लेके अपना प्रोसेस, अपना काम जारी रखते हैं। यहाँ तक ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई। अच्छा, अब सन एनर्जी एक तो जो है वो प्लांट यूज़ करते हैं, दूसरा सन एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कहाँ जाती है? वाटर, रिवर में जाती है। फिर यही वाटर और रिवर हमारे डैम में स्टोर होते हैं। देखें, अब ये जो पानी है जब डैम में स्टोर होता है, अब डैम में स्टोर होने के बाद क्या होता है? जैसे जैसे ये डैम से जो है वो हमारे घरों तक पहुँचता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इससे क्या होता है? इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं हम। आपको पता है पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो डैम से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह सन जो है एज अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी भी है, एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी भी है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो एटीपीज़ की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एटीपीज़ की फॉर्म में स्टोर होती है। यहाँ तक ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप पेज टर्न करेंगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बायो एनर्जेटिक एंड रोल ऑफ एटीपी। ठीक है, बायो एनर्जेटिक कौन सी साइंस की ब्रांच है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बायो एनर्जेटिक वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं
कि किस तरह से जो है वो एक एनर्जी फॉर्म जो है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जब आगे फिज़िक्स में पढ़ेंगी तो उसमें यही है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह फ्री एनर्जी को जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वो एनर्जी हमारे सेल्स यूज़ करते हैं फॉर फर्दर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, किस तरह जो है वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर ये पूरा लेक्चर भी लिखा हुआ है। इस वर्क को थोड़ा मैंने इजी किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है रिडक्शन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम स्मॉल फॉर्म में जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एटम क्या है। एटम बिल्कुल एक फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। तो एटम के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो ये जब कोई भी एटम जो है कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है, रिलीज़ कर देता है, तो वो एटम क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये देखें, ये एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे एटम को देता है तो वो उस वक्त वो ये वाला एटम क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब इसके अंदर से एटम ये निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, यही एनर्जी आगे फर्दर सेल्स जो है वो अपने केमिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। एक एटम से जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे एटम में जब जाता है तो वो पर्टिकुलर एटम ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम। अब यहाँ बी के एटम को देख रहे हैं, ए से जो इलेक्ट्रॉन निकल के बी के पास आया तो बी क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन बी में होगा, क्योंकि बी को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जिस एटम को इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा वहाँ क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। आप देखें, यहाँ मैंने बी एटम बनाया है जिसको क्या मिला है? इलेक्ट्रॉन मिला है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन में होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इन दोनों रिएक्शन को जब हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस में रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें? इन दोनों रिएक्शन के होने से हमें एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी आगे हम फर्दर अपनी बॉडी के केमिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ तक मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा एटीपी का पूरा स्ट्रक्चर और इसकी फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूँगी। ओके गर्ल्स, तो ये लेक्चर कंटिन्यू है नेक्स्ट वीडियो तक।